हाँ जी नमस्कार। कैसे? आशा है आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। साथियों, मैं रिजवाना और आप फिलहाल परिज्ञान क्लासेज के इस डिजिटल शैक्षणिक मंच पर, इस चैनल पर आए हुए तमाम प्रतियोगी परीक्षार्थियों एक बार पुनः स्वागत है, अभिनंदन है कि शाम का समय वक्त है राजस्थान जिला दर्शन का। और इसी प्रतापगढ़ का अगर आरजे पूछा जाए तो बताओगे मित्रों आरजे 35। बड़े गौर से सुनना, आरजे 35 है, लेकिन ध्यान रखना आरजे 35 भले ही हो लेकिन राजस्थान का है तो 33वां जिला। तो मित्रों राजस्थान का 33वां जिला मित्रों कौन सा गढ़ है? प्रतापगढ़। और ये है आज आपके सामने आरजे 35। देखिए ये प्रतापगढ़ जिले का दूर से लिया गया दृश्य है। इसी प्रतापगढ़ जिले के बीचों बीच बड़ा सा घंटाघर है। और जिस प्रकार आप वेरी फर्स्ट क्लास से देखते आ रहे हो ना, आपको हर जिले के अंदर एक एक घंटाघर तो मिल ही जाएगा। याद आ रहा है कुछ कुछ? याद करो साहब, हम आपको वेरी फर्स्ट डे से बता रहे हैं कि हर जिले की विशेषता के जिले के बीचों बीच एक बड़ी सी घड़ी होती है और उसी घड़ी को अक्सर साहब घंटाघर के नाम से जाना जाता है। और घंटाघर से हमें याद आता है कि समूचे राजस्थान में सबसे बड़ा जो घंटाघर है ना, जो सबसे बड़ी जो घड़ी है ना, वो घड़ी मित्रों कहा गया धौलपुर के, जिसे कहते हैं निहाल टावर। तो सबसे बड़ी पूछे तो बताओगे धौलपुर का घंटाघर वाली घड़ी, और यूं पूछा जाए तो ये साहब आपके प्रतापगढ़ वाली घड़ी। तो मित्रों ये प्रतापगढ़ का जिला का दृश्य है। और ये प्रतापगढ़ जिले का शुभंकर, और शुभंकर है मित्रों उड़न गिलहरी। वैसे आगे हम पढ़ेंगे इसी प्रतापगढ़ अभ्यारण्य का नाम मित्रों याद कीजिए सीता माता अभ्यारण्य है। और इसी सीता माता अभ्यारण्य के लिए प्रसिद्ध है नगड़ा गिलहरी कौन सी मित्रों? उड़न गिलहरी। तो प्यारे परीक्षार्थियों, उड़न गिलहरी तो कह सकते हो साहब आपको सीतामढ़ी अभ्यारण्य मिलेगी ना, वही प्रतापगढ़ जिले का शुभंकर है। और जैसा कि आप लोग पढ़ते आ रहे हो, हम आरजे 01 से लेकर आरजे आज 35 यानी 33 जिला पढ़ रहे हैं। और हर जिले का अलग से आपने शुभंकर भी देखा था। ये उड़न गिलहरी मित्रों, और उड़न गिलहरी बताओगे साहब सीता माता अभ्यारण्य जो कौन से गढ़ में है? प्रतापगढ़ में। तो ये तो प्रतापगढ़ का दृश्य हो गया, प्रतापगढ़ का शुभंकर हो गया। ये तो वर्तमान की स्थिति है। लेकिन आप लोगों ने नोट किया होगा राजस्थान जिला दर्शन चाहे अजमेर ले लो और आज राजस्थान जिला दर्शन चाहे प्रतापगढ़ ले लो, हमारे क्लास की विशेषता ये है कि साहब हम प्रतापगढ़ जिले यानी किसी भी जिले के दर्शन के साथ साथ उस जिले के इतिहास के बारे में भी थोड़ी बहुत चर्चा तो जरूर है करेंगे और करते भी आए। तो प्यारे परीक्षार्थियों, इसी प्रतापगढ़ जिले की बात करें ना, इसी प्रतापगढ़ जिले के 2-4 उपनाम देखना। इसे राजस्थान का कांडल प्रदेश कहा जाता है, इसे मालव प्रदेश कहा जाता है, और इसे राजस्थान की राधा नगरी भी कहा जाता है। तो राजस्थान की राधा नगरी, राजस्थान का कांठल, मालव प्रदेश। और मित्रों वास्तव में देखा जाए तो प्रतापगढ़ नाम की पहले कोई अलग से रियासत, कोई ठिकाना, कोई जमीन, कोई जायदाद कुछ थी नहीं। अब बात करें प्रतापगढ़ की अलग से, तो मित्रों ध्यान रखना ये प्रतापगढ़ पहले कहते हैं साहब मेवाड़ का ही भाग था। कौन से वाड़ है? और मेवाड़ एक वंश था मित्रों, उस वंश का नाम है सिसोदिया वंश। कौन सा वंश बताओगे? सिसोदिया वंश। तो मित्रों ध्यान रखना ये प्रतापगढ़ पहले ध्यान रखना सिसोदिया वंश के अधीन ही था। बात करें साहब ये सिसोदिया वंश अलग कैसे, तो कहते हैं साहब इसी मेवाड़ में सिसोदिया में एक राजकुमार हुआ जिसका नाम था मित्रों प्रताप सिंह। कौन सा सिंह है? और उसी प्रताप सिंह ने 1669 ईस्वी में अलग से कस्बा बसाया, उसी कस्बे का नाम रख दिया था साहब प्रतापगढ़। और वैसे बात प्रतापगढ़ के नाम की करूंगा ना, तो राजस्थान क्या समूचे हिंदुस्तान में आपको बहुत ज्यादा प्रतापगढ़ मिल जाएंगे साहब। महाराष्ट्र में भी प्रतापगढ़ नाम का एक नगर है, उधर आपके हिमाचल प्रदेश में प्रतापगढ़ नाम का नगर है। और आपने ये तो नोट किया होगा राजस्थान के हर जिले हर नगर में आपको एक प्रताप नगर जरूर मिल जाएगा। तो ये प्रतापगढ़, ये प्रताप नगर जो है ना, ये बड़ा एक कॉमन नाम है। लेकिन हम बात करें प्रतापगढ़ जिले की, तो मित्रों प्रतापगढ़ नामक जो कस्बा बसाया गया, प्रतापगढ़ नामक जो जागीर बसाई गई थी ना, वो बसाई थी साहब सिसोदिया राजवंश के द्वारा। इसी का दूसरा नाम गुहिल राजवंश कर सकते हो। और 1669 ईस्वी में प्रताप सिंह, और याद करो साहब 1669 ईस्वी में उधर मेवाड़ में शासक कौन थे? राज सिंह। बड़े गौर से सुनना साहब, राज सिंह के काल में, बड़े गौर सुना, राज सिंह के काल में, राज सिंह के मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के काल में प्रताप सिंह नामक व्यक्ति ने 1669 ईस्वी में कौन सा गढ़ बसाया? प्रतापगढ़ बसाया। अब इसी प्रतापगढ़ का बाद में कहते हैं साहब एक ठिकाना बन गया था देवलिया, और देवलिया के बाद में नाम हुआ था मित्रों देवगढ़। कौन सा गढ़ है? और इसी देवलिया था देवगढ़ का एक बहुत बड़ा ठाकुर प्रसिद्ध हुआ। और मित्रों याद कीजिए ठाकुर बाघ सिंह। कौन सा सिंह है? बाघ सिंह। अब बात करें बाघ सिंह की, तो याद कीजिए प्यारे परीक्षार्थियों
इसी भाग सिंह की चर्चा की जाती है मेवाड़ के इतिहास में, जिस समय याद करो साहब मेवाड़ का दूसरा शाखा हुआ था 1534 ईस्वी में। हाँ तो मित्रों ध्यान रखना, भाग सिंह याद करो साहब 1534 ईस्वी में राणा सांगा की रानी साहिबा याद कीजिए कर्मावती, कर्मावती के पुत्र का नाम याद कीजिए विक्रमादित्य। और उसी समय याद कीजिए साहब 1533-34 ईस्वी में गुजरात के शासक बहादुर शाह ने आक्रमण किया था चित्तौड़गढ़ पर। याद आ रहा कुछ कुछ? याद करो साहब, उसी चित्तौड़गढ़ आक्रमण किया, उस समय विक्रमादित्य को तो भेज दिया था तारागढ़ के अंदर। उसी समय कर्मावती के कहने पर विक्रमादित्य का प्रतिनिधि बना था मित्रों देवलिया यानी देवगढ़ का ठाकुर। मित्रों नाम कौन सा सिंह था? बाघ सिंह था। तो ये बाघ सिंह कहते हैं साहब 1334 ईस्वी में केसरिया करते हुए शहीद हुए थे साहब चित्तौड़गढ़ में। और मित्रों इसी देवलिया के बाघ सिंह की छतरी की बात करें ना, तो देवलिया के बाघ सिंह की छतरी बनी मित्रों याद कीजिए पटवन पोल पर। और पटवन पोल वर्तमान मित्रों कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। याद कीजिए प्यारे परीक्षार्थियों, चित्तौड़गढ़ में प्रवेश करते आपको वहां पर 7 द्वार मिलेंगे और 7 में से सबसे पहला द्वार याद कीजिए पटवन पोल, जिसे कहते हैं पांडल पोल। तो कहते हैं साहब उसी पोल पर ठाकुर बाघ सिंह की क्या बनी हुई? छतरी बनी हुई। और ठाकुर बाघ सिंह की छतरी, ठाकुर है बाघ सिंह की छतरी बनी ना, वो छतरी में तो ना बाघ सिंह कहाँ के बताओगे? देवलिया। देवलिया कौन से गढ़ में है? प्रतापगढ़ में है। तो प्यारे परीक्षार्थियों बात करें कौन है? प्रतापगढ़ की। तो प्रतापगढ़ में राज करने वाला वंश कौन सा बताओगे? सिसोदिया वंश ही है। अलग से कोई रियासत नहीं थी। यहाँ के ठाकुर का, यहाँ के मुख्य जो होते थे ना वो या तो ठाकुर कहलाते, या उन्हें सामंत कहते, या फिर उन्हें कहते हैं साहब जागीरदार नाम से पुकारा जाता। तो प्रतापगढ़ जागीर का पहला तो प्रताप सिंह हो गया। और इसी प्रतापगढ़ जागीर का सबसे प्रसिद्ध ठाकुर हुआ था मित्रों, नाम कौन सा सिंह है? बाघ सिंह है। समय और आगे बढ़ता गया तो कहते हैं साहब इसी प्रतापगढ़ को 1952 ईस्वी में आखिर में कहते हैं साहब मिला लिया था कौन से गढ़ में? चित्तौड़गढ़ में। ये भी बात बड़े गौर से सुनना, आपसे पूछ लिया जाए साहब कि मूल प्रतापगढ़ पहले था, तो मित्रों ध्यान रखना ये प्रतापगढ़ पहले चित्तौड़गढ़ का ही अंग था। कौन से गढ़ का था? चित्तौड़गढ़ का अंग था। और मित्रों ध्यान रखना चित्तौड़गढ़ को अलग से राज्य जो घोषित किया ना वो क्या था? 1952 ईस्वी में। और आपको ध्यान होना चाहिए राजस्थान एकीकरण चला था 1948 से लेकर 1956 ईस्वी तक। इस दरमियान राजस्थान में 26 जिलों का गठन हुआ था। उसमें से एक जिला बना था मित्रों कौन सा गढ़ है? चित्तौड़गढ़। तो मित्रों 1952 ईस्वी में ध्यान रखना प्रतापगढ़ कौन से गढ़ में मिला था? चित्तौड़गढ़ में। लेकिन समय और आगे बढ़ा, आखिर में कहते हैं साहब 26 जनवरी 2008, बड़े गौर से सुना मेरी एक बात को, 26 जनवरी 2008 ईस्वी को अजमेर के अंदर है, बड़े गौर सुना, अजमेर में कहते हैं साहब उस समय की तत्कालीन मुख्यमंत्री नाम था वसुंधरा राजे है। कौन सा राज्य है? वसुंधरा राज्य। और वसुंधरा राज्य ने राजस्थान में 33वें जिले की स्थापना की क्या की थी? घोषणा। स्थापना क्या की थी? घोषणा। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि बताओ साहब प्रतापगढ़ को 33वां जिला घोषित करने वाली थी तो बता देना मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे। पूछ ले कहां से घोषित किया तो बता देना साहब अजमेर से किया था। वेरी इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना। कई बार भाई विद्यार्थी फ्यूज बोले तो कंफ्यूज, क्वेश्चन पूछ लेंगे साहब राजस्थान के भाई गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर वसुंधरा राजे ने 33वां जिला प्रतापगढ़ घोषित किया। बताओ साहब गणतंत्र दिवस कहां पर मनाया जा रहा था? तो मित्रों अजमेर का गणतंत्र दिवस था। तो प्यारे परीक्षार्थियों 26 जनवरी 2008 को अजमेर से ही गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर माननीय मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने प्रतापगढ़ को राजस्थान का कौन सा जिला घोषित कर दिया? 33वां जिला। अब कहते हैं साहब घोषित हो गया था, लेकिन ध्यान रखना प्रतापगढ़ जो जिले का जो प्रशासनिक कार्य है और कार्य आरंभ किया था मित्रों 1 अप्रैल 2008 को। 1 अप्रैल 2008 को। ये बात भी इंपॉर्टेंट है। जिला तो घोषित हो गया 26 जनवरी 2008 को अजमेर से, लेकिन कहते हैं साहब यहाँ प्रशासनिक कार्य जो प्रारंभ हुआ था वो प्रारंभ हुआ था मित्रों 1 अप्रैल 2008। यानी 1 अप्रैल 2008 के बाद जो भी प्रशासनिक कार्य हुए थे ना वो सारे साहब प्रतापगढ़ जिले के नाम से अलग से हुए थे। अब चित्तौड़ का रोल कोई नहीं रहा था, लेकिन भाई 1 अप्रैल से पहले इन्हें कह सकते हो साहब 31 मार्च तक कहते हैं साहब प्रतापगढ़ में जो भी प्रशासनिक कार्य होता ना तो उसमें ध्यान रखना जिला मुख्यालय कौन सा गढ़ माना जाता? चित्तौड़गढ़ माना जाता। अब ध्यान रखना मित्रों प्रतापगढ़ मुख्यतः हुआ तो अलग चित्तौड़गढ़ से,
लेकिन ये मत सोचना केवल चित्तौड़गढ़ से ही हुआ था। ये जो 33वां जिला बना था ना, ये बना था परमेश चंद्र समिति की सिफारिश पर। ये कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है मित्रों, आपसे वेरी इंपोर्टेंट बात ध्यान रखना। प्रतापगढ़ जो जिला बना था ना, वो बना था मित्रों परमेश चंद्र, कौन चंद्र है, परमेश चंद्र समिति की सिफारिश पर, समिति की सिफारिश पर 26 जनवरी 2008 को जिला बन गया मित्रों कौन सा गढ़ है, प्रतापगढ़, और कार्य प्रारंभ कर दिया 1 अप्रैल 2008 को। अब मेरी बात गौर से सुनना, ये वैसे ध्यान रखना, ये प्रतापगढ़ जिला वर्तमान उदयपुर संभाग में, उदयपुर संभाग है, लेकिन वेरी इंपोर्टेंट बात ध्यान रखना, ये प्रतापगढ़ जिला अलग तो चित्तौड़गढ़ से हुआ था, लेकिन मित्रों केवल चित्तौड़गढ़ नहीं, एक दारियावाद नामक जो स्थान है वो लिया था उदयपुर से। उसी प्रकार ध्यान रखना, एक अरनोद नामक जो क्षेत्र था वो लिया था मित्रों याद रखना बांसवाड़ा से। बाकी ध्यान रखना, यहाँ उस समय कहते हैं साहब 5 तहसीलें ली गई थी। कितनी तहसीलें? तो 5 तहसीलों वाला जिला, तहसीलों वाला जिला, और जिला बन गया कौन सा गढ़, प्रतापगढ़। कौन कौन सी कहां से ली? मूल जो प्रतापगढ़ था वो तो मित्रों ध्यान रखना चित्तौड़गढ़ में ही था, कौन से गढ़ में था। उसी प्रकार मित्रों याद रखना छोटी सादड़ी, कौन सी सादड़ी है, छोटी सादड़ी है, और छोटी सादड़ी ये भी कहा है चित्तौड़गढ़ के अंदर है। उसी प्रकार मित्रों ध्यान रखना एक स्थान है अरनोद, कौन सा बताओगे, और अरनोद भी मित्रों कहां पर बताओगे, चित्तौड़गढ़ में। अरनोद कहां बताओगे, चित्तौड़गढ़ में। उसी प्रकार यहाँ एक स्थान का नाम है पीपल खूंट, कौन सा खूंट है, और पीपल खूंट वर्तमान कहां बताओगे मित्रों, बांसवाड़ा। वर्तमान बोले तो उस समय की बात कर रहा हूं मैं। और उसी प्रकार एक जो स्थान लिया, एक तहसील थी वो थी मित्रों दारियावाद, और दारियावाद तहसील कहां से लिए, उदयपुर से। यानी इन 5 तहसीलों को मिलाकर जो जिला बनाना, वो जिला बन गया मित्रों कौन सा गढ़ है, प्रतापगढ़। तो ये तो कह ही सकते हो कैसा, सर्वाधिक जो तहसील थी ना वो चित्तौड़गढ़ की थी, लेकिन आपको ये भी स्वीकार करना पड़ेगा कि केवल चित्तौड़ को अलग नहीं किया, कुछ क्षेत्रफल उदयपुर का लिया गया, कुछ क्षेत्रफल बांसवाड़ा का लिया गया, और अधिकतम क्षेत्रफल कहाँ का ले लिया साहब, आपके बताओगे साहब आप, अधिकतम क्षेत्रफल कहाँ का ले लिया, आपके चित्तौड़गढ़ का, है ना। और वैसे ध्यान रखना, यहाँ पूरे प्रतापगढ़ में 2 ही विधानसभा क्षेत्र है, उसमें से एक तो मुख्य प्रतापगढ़ हो गया, और दूसरा ध्यान कौन सा वाद हो गया, दारियावाद हो गया, है ना। तो उदयपुर जो क्षेत्र लिया वो विधानसभा क्षेत्र हो गया, और चित्तौड़ से लिया प्रतापगढ़ वो भी कौन क्षेत्र हो गया, विधानसभा क्षेत्र हो गया। तो मित्रों ये 5 तहसीलों से बनने वाला जिला का नाम बताओगे कौन सा गढ़ है, प्रतापगढ़। और आज हम राजस्थान जिला दर्शन पढ़ रहे हैं, राजस्थान का 33वां वो जिला मित्रों कौन सा गढ़ था, प्रतापगढ़ था। मैं फिर से मोटे तौर बता देता हूँ, प्रतापगढ़ नया जिला बना था परमेश चंद्र समिति की सिफारिश पर। जिले के बनने की घोषणा हुई थी 26 जनवरी 2008 को। प्रशासनिक कार्य प्रारंभ हुआ था 1 अप्रैल 2008 को। 5 तहसीलों को मिलाकर कहते हैं साहब ये जिला बना था, और वर्तमान में कहते हैं साहब यहाँ पर 2 विधानसभा सीटें हैं, एक तो मैन प्रतापगढ़ की होगी और दूसरी कौन सी बात की है, दारियावाद की। और आगे चलते हैं, ये आपके राजस्थान का नक्शा, और राजस्थान के नक्शे में आप लोगों ने नोट किया होगा, भाई हम पढ़ भले जिला दर्शन रहे, हमें जानकारी भले ही केवल किसी एक जिले की देनी है, लेकिन हम आपको वेरीफाइड डे से लगभग 1.5 महीने से ऊपर हो चुका है, तो पिछले 1.5 महीने से हम हर दिन आपको राजस्थान की अक्षांशीय और देशांतरी स्थिति है ना, वो भी आपको साथ ही साथ बता रहे हैं। क्यों बता रहे हैं? माना कि बहुत सरल सवाल आता है, लेकिन हर दूसरे एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि बताओ साहब आपके राजस्थान की अक्षांशीय देशांतरी स्थिति कैसी है। तो मित्रों ध्यान रखना, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर, ये तो है राजस्थान की अक्षांशीय और देशांतरी स्थिति। बात करें साहब राजस्थान की भाई अंतरराष्ट्रीय सीमा की, तो मित्रों यहाँ आपके गंगानगर से लेकर यहाँ आपके कह सकते हो साहब बाड़मेर तक है अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती मित्रों के कितने 1017 किलोमीटर। तो कह सकते हो साहब पाकिस्तान के तो 9 जिलों के साथ और राजस्थान के 4 जिलों के साथ, और इसी अंतरराष्ट्रीय रेखा का नाम है मित्रों रेड क्लिफ। कौन सी बताओगे? तो रेड क्लिफ नामक अंतरराष्ट्रीय जो क्या सीमा रेखा है वो भी मित्रों कौन से स्थान से लगती है? राजस्थान से लगती है साहब। उसी प्रकार बात करें साहब के प्रतापगढ़ की, तो प्रतापगढ़ आ जाएगा साहब आपके राजस्थान के दक्षिण में। इस प्रदेश को दरना कांठल का प्रदेश भी कहा जाता है। यहाँ पर 56 का मैदान भी आएगा। प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच का जो क्षेत्र है वो कौन सा? 56 का मैदान है। तो ये 56 का मैदान भी है, ये कांठल प्रदेश भी है, थोड़ा हिस्सा वागड़ में भी आएगा, लेकिन बड़ा हिस्सा कहते हैं मेवाड़ में आएगा।
बात करें साहब यहाँ भाई जिलों की, तो प्रतापगढ़ की एकमात्र अंतर्राज्यीय सीमा वो लगती है एमपी बोले तो मध्य प्रदेश के साथ, है ना। जिलों की बात करें तो प्रतापगढ़ के टॉप में तो ध्यान देना जिला कौन सा, चित्तौड़गढ़ है, यानी उत्तर में चित्तौड़गढ़ है। उत्तर पर भाई पश्चिम की बात करें तो जिला आएगा साहब आपके उदयपुर, तीसरा आपके जिला आ जाएगा साहब डूंगरपुर, और चौथी सीमा लगती है साहब प्रतापगढ़ से, नहीं सॉरी बांसवाड़ा से। तो ये कह दो साहब 4 जिलों से, कितने 4 जिलों से सीमा लग रही है मित्रों कौन से गढ़ की, प्रतापगढ़ की। तो एक तो अंतर्राज्यीय सीमा है एमपी बोले तो मध्य प्रदेश के साथ, और साथ ही साथ में 4 अंतर्राज्यीय जिलों से क्या लग रही है सीमा, आप नोट कर रहे होंगे। अधिकतम सीमा लग रही है चित्तौड़गढ़ से, उसके बाद लग रही है उदयपुर से, थोड़ी बहुत डूंगरपुर से, और फिर अधिकतम लग रही है कौन से वाड़ा से, बांसवाड़ा से। तो ये है साहब आपका जिला कौन सा गढ़ है, प्रतापगढ़। मार्किंग अलग से कर देता हूँ, ये आपका प्रतापगढ़ जिला हो गया साहब राजस्थान के दक्षिण में। प्रतापगढ़ का जो तहसील याद करो साहब, चित्तौड़गढ़ से लिए तो प्रतापगढ़, उसके बाद आपके आ जाएगी साहब छोटी सादड़ी, और साथ ही साथ में इसी चित्तौड़गढ़ से जो तहसील ली ना मित्रों, याद कीजिए 3 तहसील ली थी चित्तौड़गढ़ से। एक तो मुख्य प्रतापगढ़ होगी, उसके बाद याद करो छोटी साद एक होगी अरनोद, बांसवाड़ा से ली याद करो साहब पीपलकोट, और उदयपुर से ली वो जाएगी कौन सी बात है, दारियाबाद। बात करें साहब इनके जनसंख्या की, तो ध्यान रखो क्षेत्रफल पूछे तो 4117 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। जनसंख्या की बात करें 8,67,848 लोग निवास करते हैं साहब, और ये निवास कर रहे हैं वर्ष 2011 की जनगणना के मुताबिक। और आगे बात करें प्रतापगढ़ का लिंगानुपात बहुत ही ठीक है, 983, यानी 1000 पुरुषों पर महिलाएं कितने, 983। और आपने नोट किया होगा सर्वाधिक है जो लिंगानुपात जो गिरा हुआ है ना, सबसे जो कम न्यूनतम है ना वो आपके पूर्वी राजस्थान की और बहुत ज्यादा कम है। जैसा कि आप लोग देखते हो सबसे कम धौलपुर का है, उसके बाद करौली वाला क्षेत्र ले लो, और आगे चलते हैं। प्यारे परीक्षार्थियों ध्यान रखना, राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात दिशा की दृष्टि से पूछे ना तो सर्वाधिक लिंगानुपात मित्रों कौन से, दक्षिण राजस्थान का है। जैसे याद कर लो डूंगरपुर का लिंगानुपात 994 है ना, तो उसी प्रकार ध्यान रखना 983 लिंगानुपात कहाँ का, प्रतापगढ़ का। बात करें साहब जनसंख्या घनत्व तो 195 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं साहब इसी प्रतापगढ़ में। यहाँ साक्षरता दर वो है 55.97%, लगभग 56% कह सकते हो। विधानसभा क्षेत्र 2 बार बार कहना, एक तो प्रतापगढ़ खुद हो गया और दूसरा दारियाबाद हो गया। उसी प्रकार याद करो जैसलमेर जिला था ना, उसकी भी ध्यान रखना, हमने विधानसभा क्षेत्र विधानसभा सीटें कितनी देखी थी, 2, एक तो मुख्य जैसलमेर और दूसरा हो जाता है पोखरण। उसी प्रकार 2 विधानसभा वाले ध्यान रखना, 2 जिले देख लिया आपने, एक तो जिला जैसलमेर हो गया और दूसरा कौन सा गढ़ है, प्रतापगढ़। तहसीलों की बात करें तो 5 तो तहसील है साहब, 3 उप तहसील है। और ये सारी जो गणना में बता रहा हूँ ना, ये वर्ष 2011 की जनगणना के मुताबिक 983 लिंगानुपात है, 195 व्यक्तियों का घनत्व है, और 55.97% जनता यहाँ की शिक्षित है। बात करें साहब यहाँ के किलों की, तो प्रतापगढ़ आपको ध्यान होना चाहिए एक तरह की जागीर थी, है ना। इस जागीर की जब हम बात करें तो जागीर में मिलता साहब, यहाँ कोई बड़ा किला तो नहीं है, लेकिन राजा ने रहने के लिए अपना एक महल बनाया, उस महल का नाम है राजमहल। और राजमहल मित्रों कहाँ है, देवगढ़ में। और इस महल का निर्माण कहते हैं साहब पहली बार करवाया था प्रताप सिंह ने, कौन सिंह ने, लेकिन कहते हैं साहब इस महल को बाद में वर्तमान स्वरूप देने का काम क्या करने वाले कौन थे, सावंत सिंह है, कौन सिंह थे। तो ये मित्रों राजमहल है, ये राजमहल का मुख्य द्वार है, बड़े जीर्ण शीर्ण अवस्था में। और ये आप देख सकते हो साहब, यानी एक पहाड़ी के किनारे पर, पहाड़ी के किनारे पर बसा हुआ मित्रों कौन सा महल है, राजमहल है, बिल्कुल। इधर देखते हैं साहब, वैसे पूरे प्रतापगढ़ को एक अभ्यारण्य की वजह से बहुत ज्यादा पहचान मिली है, और वो अभ्यारण्य मित्रों आप भली बात समझते हैं मित्रों, सीता माता अभ्यारण्य है ना। और इसी सीता माता अभ्यारण्य में वैसे ध्यान रखना, इस सीता माता अभ्यारण्य मुख्य प्रतापगढ़ नहीं होगा, दारियाबाद और चित्तौड़गढ़ की जो बड़ी सादरी जो तहसील है ना, इन दोनों क्षेत्र फैला हुआ है। यानी सीता माता अभ्यारण्य कुछ एक हिस्सा आपको चित्तौड़गढ़ में मिलेगा, और चित्तौड़ में कौन सी है, बड़ी सादरी। याद करो साहब, चित्तौड़ की जो छोटी सादड़ी थी वो तो दी थी प्रतापगढ़ को, और चित्तौड़ में जो बड़ी सादड़ी हो रहेगी चित्तौड़गढ़ में। तो दारियाबाद और चित्तौड़गढ़ तहसील में कहते हैं सीता माता अभ्यारण्य फैला हुआ। यहाँ सीता माता अभ्यारण्य विशेषता देखना, यहाँ पर कहते हैं साहब सर्वाधिक सागवान के वन पाए जाते हैं, कौन से, सागवान के वृक्ष सर्वाधिक पाए जाते हैं। और ये चित्तल की मातृभूमि और उड़न गिलहरियों का स्वर्ग माना जाता है। ये देख लीजिए साहब चित्तल, है ना,
तो यहाँ पर आपको सर्वाधिक या तो चित्र मिलेगा और या फिर आपको थोड़ी देर पहले मैंने बताया था उड़न गिलहरी, और इसी उड़न गिलहरी को आपके प्रतापगढ़ जिले का शुभंकर भी माना जाता है। इसे चितल की मातृभूमि और उड़न गिलहरियों की स्वर्ग भूमि भी कहा जाता है ना। और उड़न गिलहरियों में क्या को मसोवा के नाम से यहाँ एक स्थानीय नाम और दिया इन्होंने, उड़न गिलहरी को स्थानीय नाम दे दिया मसोवा। तो मसोवा नाम से भी उड़न गिलहरियां आपको यहीं पर मिलेगी। वैसे आपने नोट किया होगा भाई प्रत्येक जिले का शुभंकर तो है ही है, लेकिन साथ ही साथ आप ये भी नोट करना भाई हर जिले में जब भी कोई अभ्यारण्य आप देखते हो ना, उस अभ्यारण्य की कुछ न कुछ विशेषता जरूर होती है। वहां पर कुछ न कुछ कह सकते हो साहब, एक कोई न कोई भाई वन्य जीवन वहां का बहुत ज्यादा प्रसिद्ध होता है। तो यहाँ वन्य जीव में चितल है और बाद में कौन सी गिलहरी है, उड़न गिलहरी है। और ये उड़न गिलहरी है ना, जहाँ पर बैठते उस वृक्ष का नाम है महुआ वृक्ष। ये जो पीछे आप देख रहे हो ना, यही तो वृक्ष है मित्रों, महुआ वृक्ष है ना। और इसी महुआ वृक्ष पर कहते हैं साहब बैठती कौन है, उड़न गिलहरी बैठती है। और यहाँ बैठने के बाद उड़ भी जाती है। अब देखना साहब, जब बात महुआ की आई गई तो इतिहास याद कीजिए साहब जनजाति का। हम आपको जब जनजाति पढ़ाते हैं ना, उस समय आपको अच्छे से बताते हैं कि साहब एक जनजाति कौन सी, भील। और भील जनजाति का पवित्र वृक्ष माना जाता है मित्रों कौन सा, महुआ। और उनका प्रमुख पेय पदार्थ कौन सा, महुड़ी। और महुड़ी बोले तो ताड़ी, और ताड़ी बोले तो मित्रों देसी शराब। तो ये महुआ ऐसा वृक्ष है जिससे शराब निकल जाती है। और उसी महुआ वृक्ष पर सर्वाधिक बैठती है छिपती कौन सी गिलहरी है, उड़न गिलहरी है। और इस अभ्यारण्य में कहते हैं साहब दो बड़े बड़े तालाब भी बने हुए, और उन तालाबों का नाम है लवकुश तालाब। इन्हें लवकुश सरोवर कहते हैं, लवकुश जल स्रोत भी कहते हैं। अब लवकुश से हमें याद आता है, याद कीजिए साहब, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के दो पुत्र, एक का नाम लव और दूसरे का नाम कुश। और कहा जाता लव और कुश की माता श्री नाम याद कीजिए सीता जी। तो सीता मैया ने अपना जीवन का लंबा समय व्यतीत किया था अपने राजस्थान में। वो इससे पहले भाई काफी समय तक इन्होंने भाई अपना समय व्यतीत किया था वाल्मीकि आश्रम के निकट। याद करो साहब, केलवाड़ा 12 के अंदर हमने चर्चा की थी, 12 की याद है ना कुछ। उसी प्रकार ध्यान रखना, सीता माता ने कुछ समय तक कहते हैं साहब विश्राम किया था साहब इसी अभ्यारण्य में। और अभ्यारण्य बोलते मित्रों प्रतापगढ़ में। तो यहाँ पर लवकुश का जल स्रोत या लवकुश का सरोवर बना हुआ है। यहाँ पर सीता माता का आश्रम भी बना हुआ है। तो प्यारे परीक्षार्थियों, सीता माता के से संबंधित कोई प्रश्न पूछ लेना तो बता देना कि सीता माता की बाड़ी है ना, वो तो कहाँ पर है, 12 के अंदर है। और सीता माता का अभ्यारण्य पूछे तो बताओगे मित्रों कहाँ है, दारियाबाद। तो दारियाबाद कौन से गढ़ में, वर्तमान चित्तौड़गढ़ में है ना। और कहते हैं साहब वनवास, वैसे आपको वो सीता मैया कहानी बताने की आवश्यकता नहीं है, आपको ध्यान होना चाहिए कि वनवास लौटने के बाद जब भगवान राम ने सीता का वनवास दिया था ना, उस समय महर्षि विश्वामित्र का आश्रम अपना समय व्यतीत किया था, है ना। और विश्वामित्र के बाद लंबे समय आप वाल्मीकि आश्रम में रहते, है ना। और सीता माता माता जानकी के मंदिर भी बना हुआ है। यानी इस अभ्यारण्य में भाई सीता माता जिन्हें जानकी नाम से जाना जाता है, तो सीता माता का मंदिर भी बना हुआ है। और साथ ही साथ कहते हैं साहब वहाँ लवकुश कुंड भी बना हुआ है। तो देखिए ये तो सीता का कुंड हो गया, इसे लवकुश कुंड भी कहा जाता है। और ये सीता माता का मंदिर हो गया जिसे जानकी मंदिर भी कहा जाता है। अगर आप गौर से पढ़ पा रहे हो तो देखना यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है जय माँ सीता माता। जय माँ क्या लिखा हुआ है, सीता माता। और यहाँ पर कहते हैं साहब महर्षि जो विश्वामित्र है ना, तो महर्षि विश्वामित्र का आश्रम भी यहीं पर मिलेगा आपको। बड़े गौर से सुनना मेरी एक एक बात को। अब देखना मित्रों, सीता मैया की बात हो रही है तो सीता माता केलवाड़ा 12 में रही थी। वहां तो आश्रम कौन सा था, आपके वाल्मीकि आश्रम, है ना। यहाँ प्रतापगढ़ की बात करो ना तो यहाँ बता देना साहब विश्वामित्र आश्रम। तो और विश्वामित्र आश्रम के निकट ही कहते हैं साहब सीता माता का मंदिर बना हुआ है ना। और वहीं पर कहते हैं साहब लवकुश का जल स्रोत है और इसे सीता कुंड के नाम से भी जाना जाता। तो आप सभी लोग घर बैठे बैठे प्रतापगढ़ के सीता माता अभ्यारण्य बने हुए सीता मंदिर के दर्शन भी कर सकते हैं। और यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है कि भाई यहाँ 12 बीघा बरगद है। यानी एक ऐसी धारणा है कि साहब एक ऐसा बरगद है जो 12 बीघा में फैला हुआ है ना। और या फिर दूसरा इसका तात्पर्य भी हो सकता है कि साहब एक बरगद था जिसके बीज इतने बिखरे लगभग 12 बीघा में कहते हैं साहब बरगद ही बरगद है। बरगद मीन आप लोग समझते होंगे भली बात ही। तो मित्रों यहाँ स्पष्ट लिखा ये बरगद का पेड़ बहुत प्राचीन है, इसका मुख्य तना समय के साथ नष्ट हो चुका है
वर्तमान इसका फैलाव लगभग 12 बीघे भूभाग में होने से इसे 12 बीघा बरगद के नाम से जाना जाता है। और स्थानीय मान्यता अनुसार ये स्थान लव कुश की क्रीड़ा स्थली के रूप में भी जाना जाता है। और ये स्पष्ट लिखा हुआ है, वहां पर एक आपको शिलालेख मिलेगा। मैं खुद कोई रट्टा नहीं मार रहा हूँ, ये शिलालेख में जो लिखा हुआ है ना, उसी को पढ़कर आप लोगों को बता रहा हूँ, है ना। तो इस शिलालेख के मुताबिक यानी इसके सीता माता मंदिर के पीछे एक बरगद का वृक्ष लगा हुआ है ना, ये वृक्ष कहते हैं साहब एक नहीं बल्कि 12 बीघा में फैला हुआ वृक्ष है ना। तो मित्रों ये सीतावाद अभ्यारण्य विशेषता होगी। अब साथ ही साथ बात करें तो इसी प्रतापगढ़ में गौतमेश्वर महादेव का मंदिर मिलेगा, और वो मंदिर बना मित्रों अरनोद में। अब देखना साहब, अरनोद जो प्रतापगढ़ में, यहाँ दूर से भाई झरना भी गिर रहा है, और इसी झरने के निकट ये देखिए मंदिर बना हुआ है, और ये मंदिर का मुख्य द्वार है। और यहाँ पर कहते हैं साहब गौतमेश्वर महादेव मंदिर का क्या लगता है, मेला लगता है। अब गौतमेश्वर से हमें याद आता है, इन्हें याद करो स्थानीय भाषा में भूरिया बाबा भी कहा जाता है। याद आ रहा है कुछ याद कीजिए साहब, इन्हें भूरिया बाबा भी कहा जाता है। और भूरिया बाबा आप मित्रों याद कीजिए जाति मीणा जाति कौन सी है, और मीणा जाति का माने जाते हैं इष्ट देव। कौन से देव है, तो मित्रों मीणा जाति के इष्ट देव पूछे तो मित्रों कौन से बाबा, भूरिया बाबा है। और इन्हीं भूरिया बाबा का दूसरा नाम गौतमेश्वर है, और गौतमेश्वर महादेव का मंदिर बना अरनोद में। और यहाँ पर कहते हैं साहब वैशाख पूर्णिमा को बहुत बड़ा मेला लगता है। कौन सी है, तो वैशाख पूर्णिमा को गौतमेश्वर के यहाँ बहुत बड़ा मेला लगेगा। लेकिन एक बात और नोट करना, गौतमेश्वर का मंदिर राजस्थान में एक जगह नहीं है साहब, बहुत जगह। याद करो साहब, जब हम सिरोही जिला दर्शन पढ़ रहे थे ना, तो हमने आपको सिरोही में एक स्थान बताया था, पोसालिया स्थान। वहां पर भी गौतमेश्वर बोले तो गौतम गुहा कहते हैं, वहां पर उन्हें भी भूरिया बाबा कहते हैं। तो वो भूरिया बाबा का मंदिर आपके सिरोही में भी है, भूरिया बाबा का मंदिर आपके पाली में भी है, और भूरिया बाबा का मंदिर अरनोद में। अरनोद वर्तमान कौन से, प्रतापगढ़ में है। मीणाओं के इष्ट देव माने जाते हैं। सर्वप्रथम एक गुर्जर ने कहते हैं साहब यहाँ पर एक जो मंदिर था ना, उस मंदिर में कहते हैं साहब एक मूर्ति को छायादार उसे भाई छपरा कह सकते हो, टपरा कह सकते हो, वो टापरा बनाकर कहते हैं साहब मंदिर बनाया था पहली बार एक गुर्जर ने, है ना। और यहाँ बाद में कहते हैं साहब इस मंदिर का पूर्ण रूप से निर्माण करवाया था वहाँ की स्थानीय भाई मीणा जाति के लोगों ने। तो मूलतः कहते हैं साहब इसकी नींव जो रखी ना, वो एक गुर्जर व्यक्ति के द्वारा रखी गई थी। बाद में इसको वर्तमान स्वरूप दिया था वहाँ की मीणाओं ने। और बहुत यानी बहुत हजारों वर्ष पुराना मंदिर है। और यहाँ पर एक व्यक्ति का नाम और मिलता है, लल्लू भाई देसाई। उन्होंने लिखा कि चौहान कुल कल्प द्रुम में प्रथम भाग में विक्रमी सन 1932 के पूर्व में यहाँ मंदिर मौजूद था। तो कहते हैं साहब विक्रम सन 1932 से पहले ये मंदिर बना हुआ था। और ये लिखने वाले कौन थे, लल्लू भाई देसाई। और लल्लू भाई देसाई का ग्रंथ याद रख लेना, चौहान कुल कल्प द्रुम। तो कहा जाता साहब ये मंदिर बहुत पुराना है। इसी मंदिर के निकट एक कुंड बना मित्रों, उस कुंड का नाम है मंदाकिनी कुंड, है ना। अब कुंड के साथ साथ देखते जाओ, ये आपके इस मंदिर का प्रवेश द्वार है। ये मंदिर का दूर से दृश्य देखिए, ये मंदिर तक जाने के लिए सीढ़ियां बनी हुई है। और ये आपके देवादिदेव महादेव यानी भगवान शिव का बड़ा सा बना हुआ शिवलिंग बना हुआ। ये शिवलिंग यहाँ से देखिए, ये भगवान शिव की प्रतिमा है, और प्रतिमा के आगे एक वानर विराजमान है, और शिव जी की मूर्ति के पीछे बड़ा सा शिवलिंग नजर आ रहा है, यानी बहुत बड़ा शिवलिंग है। इसीलिए तो इन्हें गौतमेश्वर महादेव मंदिर कहा जाता है। वैसे गौतमेश्वर देवता अलग है ना, और भाई महादेव जी अलग है, लेकिन कहते हैं साहब महादेव जी का शिवलिंग होने की वजह से इनका नाम हो गया गौतमेश्वर महादेव मंदिर। और शिव जी का बहुत बड़ा शिवलिंग लगा हुआ है। तो आप घर बैठे बैठे शिव जी यानी भगवान शिव की मूर्ति के दर्शन कीजिए, साथ में शिवलिंग देखिए, और साथ ही साथ वहां पर गौतमेश्वर महादेव मंदिर के दृश्य भी देख सकते हैं। और आगे चले तो इसी मंदिर से थोड़ा दूर जाओगे ना, वहां एक बहुत बड़ा कुंड बना, उस कुंड का नाम है मंदाकिनी कुंड। और यहाँ पर कहते हैं साहब एक महर्षि का नाम है श्रृंग या श्रृंगी ऋषि। कौन से हैं, तो श्रृंगी ऋषि की बहुत बड़ी तपोस्थली मानी जाती है। कौन सी स्थली है, तपोस्थली मानी जाती है मंदाकिनी कुंड। अब गौर से सुनना, राजस्थान में एक समान के बहुत सारे कुंड बने हुए हैं। एक मंदाकिनी कुंड आपको अचलेश्वर महादेव मंदिर में मिलेगा, याद आ रहा है, जहां पर याद करो 7 ऋषियों के आश्रम बने जिन्हें कहते हैं सप्त ऋषि आश्रम। और वहीं पर याद करो हमने आपको बताया था 3 लगातार भैंसों की मूर्तियां बनी हुई, उन्होंने भैंसों के बीच में पेट में से छेद हो रखा है। कहते हैं धारावर्ष ने एक ही तीर में 3 भैंसों को भेद दिया था। तो भैंसे भेदने वाला जो मंदाकिनी कुंड है ना, वो तो है अचलेश्वर महादेव मंदिर के निकट
माउंट आबू के अंदर। यहाँ श्रृंगी ऋषि का कह सकते हैं साहब तपोस्थली वाला जो कुंड है ना, ये कुंड माना जाता है साहब मंदाकिनी कुंड। और कहते हैं साहब श्रृंगी ऋषि की कठोर तपस्या से ही, प्रताप कठोर तपस्या की वजह से यहाँ पर कहते हैं साहब गंगा है ना, वो कहते हैं साहब भूमिगत रूप से धारा के रूप में यहाँ पर प्रकट हुई है। तो इस जगह पर ये जो कुंड बनाने वाले, इस कुंड तक पानी लाने वाले वो जो ऋषि थे, उस ऋषि का नाम है श्रृंगी ऋषि। और वो कहते हैं साहब गंगा नदी को या फिर गंगा नदी से जल धारा यहाँ तक लेकर भी पहुंचे थे। और स्थानीय लोगों का विश्वास है कि भाई जैसे ऋषि और गौतम को गो हत्या के पाप से यहाँ मंदाकिनी कुंड आकर मुक्ति मिली थी, उसी तरह इस कुंड में स्नान करने से गौतमेश्वर महादेव के दर्शन से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो कहते हैं साहब जिस प्रकार याद करो गौतम ऋषि को ने जब गो हत्या की, गो हत्या करने पर उन्होंने पापों के प्रायश्चित के लिए अलग अलग कुंड में स्नान किया, तो उसी प्रकार कहते हैं साहब यहाँ मंदाकिनी कुंड में भी अगर जाने अनजाने में किसी व्यक्ति से कोई पाप हो जाता है ना, तो इस कुंड में नहाने से उन पापों का प्रायश्चित भी हो जाता है और उन पापों से मुक्ति भी मिल जाती है। तो जाने अनजाने में कोई किसी ने ऐसी कोई हरकत कर भी दी हो तो ये कुंड की सीढ़ियां देखिए, ये कुंड का पानी देखिए, यहाँ पर नहाइए, आओगे तब तक पापी बनकर आओगे, यहाँ नाकर पुनः निकलोगे तो बहुत बड़े धर्मी बनकर निकल जाओगे, है ना। तो ये पाप से मुक्ति और धर्म में प्रवेश करने का बहुत बड़ा कुंड है साहब, आपके मंदाकिनी कुंड है। नाकर पुनः बाहर आ जाना ना, तभी धर्मी बनकर आओगे। इधर देखना साथ ही साथ में एक संकेश्वर पार्श्वनाथ का मंदिर बना हुआ है। अब ये संकेश्वर पार्श्वनाथ का मंदिर में ये पार्श्वनाथ जी का मंदिर है, ये पार्श्वनाथ जी की मूर्ति है भाई, संगमरमर से बनी हुई 3 मूर्तियां पार्श्वनाथ की, बीच में पार्श्वनाथ की है और दोनों तरफ कह सकते हो साहब भाई पद्मासन स्थिति में जैन धर्म के तीर्थकर की मूर्तियां भी लगी हुई है। और साथ ही साथ में यहाँ पार्श्वनाथ जी की धातु की मूर्तियां भी बनी हुई है। कैसी मूर्तियां हैं? धातु की मूर्तियां हैं। ये संकेश्वर जो पार्श्वनाथ का मंदिर है ना, ये मंदिर कहते हैं साहब मेवाड़ और मालवा में कहते हैं साहब जो पंच तीर्थ माने जाते हैं, उन पंच तीर्थों में से एक माना जाता है। तो मेवाड़ और मालवा, वैसे आपको ध्यान होना चाहिए मेवाड़ और मालवा बहुत निकट है और अक्सर मेवाड़ और मालवा में संघर्ष हमेशा चलता है। आप इतिहास पूरा उठाकर देख लीजिए, है ना भाई। मेवाड़ में याद कर लो साहब आपके अमीर के बाद जो शासक बना था क्षेत्र सिंह राणा खेता, याद करो। मालवा का दिल्लावर खां गोरी, तो दिल्लावर खां गोरी से लेकर राणा सांगा तक याद करो साहब महमूद खिलजी द्वितीय तक लगातार संघर्ष चला रहा था। तो वो मेवाड़ मालवा जो है ना, वहाँ पंच तीर्थ मान, उन पंच तीर्थों में कहते हैं साहब एक तीर्थ कौन सा? पार्श्वनाथ मंदिर है। यहाँ पर एक दंत कथा है कि साहब यहाँ से सैकड़ों वर्ष पहले आकाश मार्ग से उड़कर ये तीर्थ ले जाया जा रहा था, तब प्रतापगढ़ में विराजमान यति महाराज ने तांत्रिक शक्ति से इस मंदिर को नगर के तालाब के समीप स्थापित किया। ये बहुत रोचक कथा है। कहते हैं साहब ये मंदिर पहले धरती पर था ही नहीं। मंदिर कहते हैं साहब ये मंदिर और ये पार्श्वनाथ जी है ना, कहते हैं साहब आसमान में विचरण करते थे। तो ये आसमान में विचरण कर ही रहे थे, घूम घाम रहे थे आसन में, भाई आसमान में हवाई यात्रा कर रहे थे। तो ऊपर से विचरण कर रहे थे, तो कहते हैं साहब जैसे प्रतापगढ़ से वो अपना विमान लेकर मंदिर विमान के अंदर ही था, बहुत बड़ा कंटेनर चल रहा था समझ लो। तो हवा में कंटेनर चल रहा था, उसमें मंदिर था, मंदिर के साथ पार्श्वनाथ जी थे। कहते हैं साहब वो आसमान में विचरण कर रहे थे। उसी समय यहाँ प्रतापगढ़ के एक बहुत बड़े प्रज्ञात पंडित थे, नाम था यति महाराज। और यति महाराज ने अपने हाथ से कहते हैं आसमान में उड़ते हुए उस भाई पार्श्वनाथ वाले मंदिर को नीचे जमीन तक ले आए और वो मंदिर स्थापित कर दिया साहब एक तालाब के निकट प्रतापगढ़ के अंदर। तो ये ऐसी दंत कथा सुनने मिलती है। दंत कथा तो बहुत सारी है, लेकिन इधर देखते हैं अब पार्श्वनाथ मंदिर के दृश्य। ये मंदिर से दूर से दृश्य देखिए, ये तालाब बना हुआ है ना, तालाब के किनारे मंदिर बना हुआ है। ये मंदिर के ऊपर का दृश्य है, ये मंदिर के अंदर का दृश्य है। ये जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले 3 मूर्तियां बताई ना, ये आप देखिए, ये जो 3 मूर्तियां ना, ये मंदिर के अंदर यहाँ पर लगी हुई है ना। और ये आपके पद्मासन स्थिति में पार्श्वनाथ जी की मूर्ति लगी हुई है साहब, इसी पार्श्वनाथ मंदिर के अंदर। और आगे चलते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर दीपेश्वर महादेव का मंदिर बना हुआ। कहते हैं साहब यहाँ जागीरदार यहाँ के सामंत, जिनका नाम था सामंत सिंह के पुत्र का नाम था दीप सिंह। तो कहते हैं साहब दीप सिंह शासक तो नहीं थे, लेकिन राजकुमार कहते हैं साहब दीप सिंह ने वहां पर कहते हैं साहब एक महादेव जी के मंदिर का निर्माण करवाया। और महादेव जी के मंदिर के निर्माण होने का कारण ये कि वहां पर कहते हैं साहब घनघोर जंगल में ये कहते हैं साहब अंगूठा नुमा शिवलिंग मिला था। बड़े गौर सुना,
अंगूठा नुमा शिवलिंग मिला था। तो अंगूठा नुमा स्वयंभू यानी अपने आप ही निकला हुआ कहते हैं शिवलिंग था। और उसी शिवलिंग पर कहते हैं साहब दीप सिंह ने या फिर दीपनाथ ने अपने नाम से कहते हैं साहब उस दीपेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण करवाया। और दीपेश्वर महादेव मंदिर के किनारे प्रतापगढ़ के एक बहुत बड़ा दीपेश्वर तालाब भी बना हुआ है ना। तो ये दीपेश्वर महादेव मंदिर के भाई मुख्य मंदिर है। ये आप देखना साहब अंगूठे नुमा शिवलिंग है। वैसे एक तो शिव जी के अंगूठे की पूजा होती है, वो तो आप याद करो साहब भाई अचलेश्वर महादेव मंदिर में, याद है ना कुछ। उसी प्रकार कहते हैं अंगूठा नुमा जो शिवलिंग है ना, वो मित्रों कहाँ पर है? दीपेश्वर महादेव मंदिर में, मंदिर प्रतापगढ़ में। अब दृश्य देख लेते हैं। ये दीपेश्वर तालाब है और तालाब के पास में देखिए साहब महादेव जी की बड़ी सी मूर्ति लगी हुई है ना। और ये आप देख सकते हैं साहब उस दीपेश्वर महादेव मंदिर का दृश्य। बहुत बड़े भाई वट वृक्ष बरगद के वृक्ष लगे हुए हैं और तालाब के बीचों बीच में देवादिदेव महादेव की मूर्ति भी लगी हुई है। हाँ जी, उसी प्रकार बात करें यहाँ पर एक केशवराय मंदिर बना हुआ है। और केशवराय मंदिर समर्पित है भगवान श्री कृष्ण को। तो कहते हैं साहब भगवान श्री कृष्ण से संबंधित ये भाई मूर्तियां भी लगी हुई है। ये बड़ा सा मंदिर है और इस मंदिर की विशेषता ये है कि भाई इस मंदिर में मुख्यतः मेला लगता है दीपावली के अवसर पर। और दीपावली बोले तो साहब 5 दिनों का त्योहार है। तो धनतेरस से लेकर भाई दूज तक, बड़े गौर सुना, धनतेरस से लेकर भाई दूज तक प्रतापगढ़ के केशवराय नामक मंदिर में बहुत बड़ा क्या लगता है? मेला लगता है ना। और प्रतापगढ़ जो स्थानीय जो वासी है ना, उन वासियों में कहते हैं साहब बहुत बड़ी उन स्थानीय वासियों में बहुत बड़ी आस्था रहती है साहब केशवराय जी मंदिर के प्रति, है ना। तो यहाँ पर मुख्य मेला तो लगेगा साहब दीपावली के समय, लेकिन एक दो और ध्यान रखना। एक मेला लगता है जल जूलनी एकादशी, कौन सी है? जल जूलनी 11। और साथ ही साथ में एक और कह सकते हो साहब आप दीपावली के साथ दशहरे के दिन, कौन सा रहा है? दशहरे के दिन। तो एक तो याद रखना जल जूलनी 11 जो मनाई जाती है भाद्रपद शुक्ल एकादशी को, दूसरी है दशहरा और तीसरा सबसे बड़ा हो गया दीपावली। तो इन 3 त्योहारों पर बहुत बड़ा मेले का आयोजन होता है साहब आपके केशवराय जी के मंदिर के अंदर, है ना। यहाँ पर विजयादशमी में भगवान केशवराय की विशाल रथ यात्रा भी निकाली जाती है ना। तो कहते हैं साहब बहुत बड़ी रथ यात्रा निकाली जाती है साहब कौन से हरा के दिन? दशहरा के दिन। तो दशहरे के दिन कौन सी यात्रा निकालोगे? दशहरा के दिन रथ यात्रा। और आगे चलते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर एक स्थान का नाम है बमोत्तर है। तो इसे बमोत्तर तीर्थ स्थान के नाम से जाना जाता है। और ये जैन धर्म का बहुत बड़ा तीर्थ स्थान माना जाता है साहब बामोत्तर के अंदर है। और बामोत्तर वर्तमान का मित्रों प्रतापगढ़ में, है ना। ये जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं ये भाई आपके, और वैसे रहना ये दिगंबर जैन धर्म, कौन से हैं? दिगंबर जैन धर्म का बहुत बड़ा मंदिर माना जाता है साहब आपके इसी जगह। ये आपके मंदिर का मुख्य द्वार के पहले मैंने मूर्ति बता दी। ये आपके अंदर देख सकते हो साहब यहाँ पर अंदर शांतिनाथ, कौन से हैं? शांतिनाथ जी की बहुत बड़ी मूर्ति लगी हुई है। और ये यहाँ पर कहते हैं साहब मंदिर के निकट बहुत बड़ा स्तंभ बना हुआ है ना। बहुत बड़ा क्या बना है? स्तंभ रखा बना है। सर पेन का रंग चेंज कर, चलो कर देते हैं। अब उसी प्रकार यहाँ पर प्रतापगढ़ दरगाह बहुत प्रसिद्ध हुआ है मित्रों, काका जी की दरगाह। और काका जी की दरगाह की विशेषता यह कि विश्व विख्यात काका जी मुल्ला ईसा भाई, मुल्ला तो कहते हैं साहब काका जी का नाम था मुल्ला ईसा भाई। इधर आ जाए। मुल्ला और मुल्ला कहते हैं साहब ईसा भाई। तो मुल्ला ईसा भाई की बहुत बड़ी क्या बनी हुई दरगाह, और इसे काका जी की दरगाह के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर कहते हैं साहब सालाना उर्स लगता है साहब रविवार के दिन है। और दाऊदी बोरा संप्रदाय के लिए कहते हैं साहब बहुत बड़ी पीठ मानी जाती है। तो काका जी की जो दरगाह है ना, ये मुख्यतः कहते हैं साहब दाऊदी बोरा संप्रदाय। वैसे ध्यान रखना दाऊदी बोरा संप्रदाय की प्रधान पीठ तो बनी हुई है गलियाकोट डूंगरपुर के अंदर। उसी प्रकार दाऊदी बोरा संप्रदाय का एक दूसरा कह सकते हो साहब जो भाई बहुत बड़ा स्थल है ना, वो तीर्थ स्थल माना जाता है काका जी की दरगाह। और काका जी वहाँ के स्थानीय कह सकते हो साहब वहाँ के सूफी संत थे। और तो आप वहाँ के स्थानीय सूफी संत थे जिन्हें लोग काका जी नाम से जानते थे, जिन्हें मुल्ला जी भी कहते थे। और पूरा इनका वास्तविक नाम था ईसा भाई। और कहते हैं साहब ये जो इनका जो मेला लगता कहते हैं साहब रविवार के दिन लगता था, है ना। और मेले को अक्सर ध्यान उर्स भी कहा जाता है। और आप जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं ये जो दरगाह बनी हुई है ना, ये आपके अपने राजस्थान में जैसा जसवंत थड़ा है ना, उसी प्रकार बनी हुई है। जसवंत थड़े को राजस्थान का ताजमहल कहते हैं ना, उसी प्रकार ध्यान रखना इस
भाई आपके दरगाह को कांठल का ताजमहल कहा जाता है। कांठल का, तो कांठल का जो ताजमहल है ना, वो मित्रों काका जी की दरगाह को कहा जाता है। बिल्कुल। और आगे चलते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर भंवर माता का मंदिर बना हुआ, ये यहाँ की स्थानीय देवी है। यहाँ ये इस कुंड का नाम भंवर कुंड है। ये भंवर माता की मुख्य मूर्ति है और ये बहुत बड़ा मेला लगता है मित्रों भंवर माता का। वैसे ये मेला और ये मंदिर जो है ना, ये मूल प्रतापगढ़ में नहीं, प्रतापगढ़ से थोड़ा सा दूर कहते हैं साहब, स्थान याद कीजिए, छोटी सादड़ी। कौन सी है? छोटी सादड़ी में कहते बना है। और ये बहुत पुराना माना जाता है, लगभग आज से 1200-1300 वर्ष पुराना मंदिर माना जाता है ना। और यहाँ का कहते हैं साहब स्थान एक राजा, उस राजा का नाम था गोरी। वैसे मोहम्मद गोरी नहीं, ध्यान रखना। तो राजा गोरी ने कहते हैं साहब इस मंदिर का निर्माण करवाया था। और यहाँ इसकी जो वास्तुकारी करने वाले जो वास्तुकार था ना, उस कवि का नाम सोम था। तो कहते हैं साहब कवि सोम ने वास्तुकारी की थी भंवर माता के मंदिर की। और भंवर माता का मंदिर कहते हैं साहब ऊंची, कह सकते हो साहब एक चट्टान ऊंची पहाड़ी पर बना हुआ है। ये बरसात के समय कहते हैं साहब बड़े रमणीय स्थल माना जाता है। और वहाँ के स्थानीय लोग बारिश होते कहते हैं साहब सर्वाधिक जो दर्शन करने जाते हैं ना, तो दर्शन भी हो जाते हैं साहब आपके भंवर माता के। और बहुत बड़ा पर्यटक स्थल भी बन गया साहब भंवर माता का मंदिर। और यहाँ से साहब इसी जगह से, इसी पहाड़ी से यहाँ पर एक नदी भी निकलती है साहब, वो कौन सी? जाखम नदी है। कौन सी है? तो मित्रों विशेष कर ध्यान रखना, जाखम नदी का जो उद्गम स्थल है ना, वो भी भंवर माता के मंदिर के निकट पहाड़ी से ही होता है। उसी प्रकार देखना यहाँ पर नदी जाखम नदी, वही बता दी मैंने, थोड़ी देर पहले बताया था कि साहब जाखम नदी का उद्गम होता है ना, वो भी ध्यान रखना इसी छोटी सादड़ी से। फिर से लिख देते हैं, छोटी सादड़ी में थोड़ी देर पहले बताया देवी कौन सी साहब? भंवर माता। तो भंवर माता के मंदिर के निकट से। और जाखम बांध कह सकते हैं साहब, ये जो वैसे जाखम नदी है, आगे जाखम बांध भी आएगा, झरना बहता है, बिल्कुल बहता है साहब। बेणेश्वर धाम में माही नदी, याद करो साहब, ये सोम माही जाखम जब मिलती है, संगम बनता त्रिवेणी संगम, याद आया। और उसी त्रिवेणी संगम पर याद करो साहब डूंगरपुर एक बहुत बड़ा धाम बना साहब, बेणेश्वर धाम, जहाँ पर खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है ना। तो ये जाखम नदी जब सोम और माही मिलती है ना, वहीं जाकर आपके आदिवासियों का बहुत बड़ा कुंभ लगता है साहब। वो कुंभ कहाँ पर लगता है? आपके इसी जाखम नदी के किनारे पर। और उस धाम का नाम, उस कुंभ का नाम है भी आपके बेणेश्वर धाम। और सोम नदी जो है ना, वो बिछा मेढ़ा की पहाड़ियां उदयपुर से आकर मिलती है ना। और बाकी माई तो आपको पता है भाई कहाँ से आ रही है। तो माई, सोम और जाखम जो यहाँ की स्थानीय नदी कहाँ की? प्रतापगढ़ की है, वो जाकर मिलती है मित्रों कहाँ पर है? डूंगरपुर में। उसी प्रकार यहाँ पर एक जाखम बांध भी बना हुआ है। इस बांध की विशेषता देखना मित्रों, ये राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध माना जाता है, सबसे ऊंचा बांध है। और ऊंचा बांध मित्रों 81 मीटर है। कल हम जब करौली पढ़ रहे थे ना, वहां हमने एक बांध देखा था मित्रों, पांचरा बांध। उस पांचरा बांध की विशेषता थी कि राजस्थान में मिट्टी का बना सबसे बड़ा बांध वो है पांचरा बांध। तो ये कुछ एक विशेषता आपको ध्यान होनी चाहिए। तो मिट्टी का सबसे बड़ा बांध वो तो पांचरा करौली के अंदर है। लेकिन पूछे सर सबसे ऊंचा बांध कौन सा? तो बताना जाखम बांध है ना। यहाँ इस बांध का निर्माण है ना जनजाति योजना टीएसपी के तहत हुआ था, है ना। और आप भली बात समझते हैं साहब, ये पूरा जनजाति बेल्ट माना जाता है आपके डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ वाला क्षेत्र। और सर्वाधिक लाभ आदिवासियों के लिए ही है। और यहाँ से विद्युत उत्पादन भी किया जाता है 5.5 मेगावाट। कितने हैं? तो भाई 5.5 मेगावाट विद्युत उत्पादन भी किया जाता है साहब। कौन सी? इसी जाखम बांध से। इसे जाखम परियोजना भी कह सकते हो। ये जाखम का बांध है, ये निकट से देखिए साहब, ये बांध के गेट लगे हुए हैं। और ये आपके नदी कौन सी आ रही है? जाखम नदी। तो जाखम नदी पर भी बना हुआ जाखम बांध। और इसी जाखम बांध से लगभग 15 किलोमीटर दूर एक नांगलिया बांध बना हुआ है, जिससे प्रतापगढ़ में उदयपुर की सिंचाई होती है ना। तो प्रतापगढ़ उदयपुर की जो सिंचाई होती है ना, वो होती है नांगलिया बांध से। तो ये तो हो गया जाखम बांध। इसी जाखम नदी पर आगे जाकर कहते हैं साहब बांध बनेगा मित्रों, कौन सा है? नांगलिया बांध है। और आगे चलते हैं मित्रों, यहाँ से गुजरने वाली नदी एक तो याद रखो साहब, वही माही नदी। उद्गम स्थल मेहद झील, जिला धार, मध्य प्रदेश, है ना। इसकी कुल लंबाई 576 किलोमीटर है। राजस्थान में पूछे तो साहब 171 किलोमीटर चलती है। कितने किलोमीटर है? 171 किलोमीटर है। और बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर 3 ही जिलों में प्रवाहित होती है। और इसे दक्षिणी राजस्थान की गंगा से नाम से भी जाना जाता है। और आदिवासियों गंगा है प्रतापगढ़ के पीपलखुंड तहसील में प्रवाहित होती है ना। तो ये आदिवासी माही नदी को है ना आदिवासियों की गंगा, बड़े गौर से सुना,
आदिवासियों की गंगा, और आदिवासियों गंगा कहा जाता साहब पीपलखुट के अंदर, और पीपलखुट याद करो मित्रों वर्तमान कौन जगह में है, प्रतापगढ़। उसी प्रकार यहाँ पर एक नदी ईरू या एरान नदी है, ये एक ऐसी स्थानीय नदी है जो कहते हैं साहब प्रतापगढ़ की पहाड़ियों से ही निकलेगी, कौन सी पहाड़ियों से, प्रतापगढ़, और आगे जाकर माही बजाज सागर बांध के आगे माही नदी मिल जाती है। तो ये समझ लो ये माही नदी की सहायक नदी है। तो माही की सहायक नदी तो आपने देख लिया होगा कि साहब इसी प्रतापगढ़ में लगभग तीन नदियां निकल रही है। एक तो जाखम नदी होगी, एक माही नदी आ गई, एक ईरू नदी आ गई। जाखम और ईरू दोनों का उद्गम स्थल प्रतापगढ़ ही है, लेकिन माही नदी आती है धार प्रदेश मित्रों, कहाँ है, आपके मध्य प्रदेश में। हाँ, माही की सहायक नदी, बिल्कुल सही कह रहे हो। उसी प्रकार बात करें साहब इसी प्रतापगढ़ की एक बहुत प्रसिद्ध कलाकारी हुई मित्रों, वो है थेवा कला। जैसा कि आप लोग नाम से समझते हैं कि साहब ये जो थेवा कला है ना, ये थेवा कला की पहले डिजाइन देखिए। सबसे बड़ी बात हम आपको बता दें, इसी थेवा कला पर वर्ष 2002 में 5 रुपए का डाक टिकट भी जारी हो चुका है। कितने डाक टिकट, डेट कोई पूछे तो बताना 15 नवंबर 2002 को राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो मित्रों डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा इसी थेवा कला पर एक पोस्ट कार्ड यानी कि डाक टिकट जारी किया था मित्रों 5 रुपए का। अब थेवा कला की डिजाइन देखिए, ये थेवा कला है और ये आपके थेवा कला की डिजाइन है, और मुख्यतः मित्रों कौन सा कांच है, हरे रंग का कांच है। बड़े गौर से सुनना और समझना अब एक एक बात को। थेवा कला है क्या, सुनो मित्रों, हरे रंग के कांच पर सोने की नक्काशी का कार्य करना, और सोने की नक्काशी कहलाती है मीनाकारी। तो शॉर्ट शब्दों में ये कि साहब हरे रंग के कांच पर मीनाकारी का कार्य करना, उसे कहते हैं थेवा कला। अब देखना जरूरी नहीं हरे रंग का कांच, मुख्यतः हरे रंग का होता है। बाकी इस कांच, इस ग्लास का नाम दे सकते हो बेल्जियम ग्लास। कौन सा ग्लास कह सकते हो, तो बेल्जियम जो ग्लास है ना, तो बेल्जियम ग्लास पर, बड़े गौर सुना मेरी भी बात को, बेल्जियम ग्लास पर सोने की नक्काशी का कार्य करना, उसे कहते हैं मित्रों थेवा कला। और इसी थेवा कला के लिए यहाँ के परिवार प्रसिद्ध है मित्रों, उस परिवार का नाम है राज सोनी परिवार। कौन सा परिवार है, राज सोनी परिवार। तो राज सोनी परिवार प्रसिद्ध हुआ साहब थेवा कला के लिए। अब इस राज सोनी परिवार की विशेषता देखना साहब, ये जो राज सोनी परिवार है ना, इस परिवार को मित्रों ध्यान रखना, एक बार नहीं बल्कि 8 बार, एक के बाद गौर सुनना, एक बार नहीं बल्कि 8 बार कहते हैं साहब राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कौन से पुरस्कार से, राष्ट्रपति पुरस्कार मिला, और एक बार कहते हैं साहब पद्मश्री पुरस्कार मिला। आगे बताऊंगा मित्रों, महेश राज सोनी को हाल ही मिला था 2015 के अंदर, है ना। और थेवा कला को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने जो काम किया ना, वो क्या था साहब, जस्टिन वकी ने। बड़े गौर सुना मित्रों, इसे यानी कह सकते हो साहब इसकी जो पहचान अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बनाने वाले थे ना, वो श्रेय जाता साहब जस्टिन वकी को। जस्टिन कौन है, वकी। तो ध्यान रखना मित्रों, ये जस्टिन वकी है, और इन्हें आगे जाकर 2009 में राजीव गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया था जस्टिन वकी को, कि जिन्होंने साहब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भाई ख्याति प्राप्त करवाने का काम किया साहब थेवा कला को। और आपने ये तो नोट किया होगा कि साहब राजस्थान की चाहे कोई भी कलाकृति उठाकर देख लीजिए, राजस्थान के बड़े बड़े फैक्ट देखना, उनको अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त करवाने का काम किसी न किसी विदेशी का जरूर रहा है। बहुत सारे मैं आपको नाम बताता ही हूँ, और आप देख लीजिए, आज देख लीजिए साहब जस्टिन वकी, जिन्होंने श्रेय भाई इनका श्रेय जाता है साहब इसी थेवा कला को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने का। बात करें साहब इस थेवा कला की, 8 बार राष्ट्रपति पुरस्कार मिला, 1 बार पद्मश्री मिला, और अब तक कहते हैं साहब 16 व्यक्तियों को, बड़े गौर सुनना, 16 जो व्यक्ति जो कौन से सोनी परिवार के, और सोनी परिवार के 16 व्यक्तियों को अब तक कहते हैं साहब, कईयों को राष्ट्रीय और कईयों को कहते हैं साहब राज्य पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। तो मित्रों थेवा कला के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुआ कौन सा, राज सोनी परिवार। तो फिर से कह रहा हूँ, बेल्जियम ग्लास पर सोने की नक्काशी का कार्य करना, उस कला का नाम है थेवा कला। कला प्रसिद्ध है प्रतापगढ़ की, परिवार प्रसिद्ध है मित्रों, याद रखना कौन सा आपके। हाँ, तो मित्रों अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसे पहचान दिलाने का श्रेय जाता जस्टिन वकी को, इन्हें राजीव गांधी पुरस्कार से सम्मानित कर रखा है। और साथ ही साथ बात करें साहब इस थेवा कला की, तो 16 व्यक्ति ऐसे हैं जिन्हें राष्ट्रीय और राज्य पुरस्कार अब तक मिल चुके हैं, और पद्मश्री मिला हुआ है, और राष्ट्रपति पुरस्कार मिला हुआ साहब कौन सी कला के लिए, थेवा कला के लिए। और विशेषकर ध्यान रखना, इसी थेवा कला के
जो शुरुआत में जो सबसे पहले जो कलाकार थे ना, उनका नाम याद रखना मित्रों, नाम है नाथूजी सोनी। कौन सोनी है? तो शुरुआत की ना वो तो थे मित्रों नाथूजी सोनी, और उसके बाद एक सोनी पुरुष है मित्रों जिनका नाम है महेशराज सोनी। कौन सोनी है? महेशराज सोनी। ये आप महेशराज सोनी है ना, थेवा कला के बहुत बड़े कलाकार है। जन्म हुआ था आपका 12 अगस्त 1954 को, 25 फरवरी 2019 को। और आप राष्ट्रपति देख लीजिए साहब, आप कौन है? प्रणब मुखर्जी है, और प्रणब मुखर्जी के हाथों से आप पद्मश्री ले रहे हैं। तो मित्रों आपको वर्ष 2015, ये पुरस्कार 2015 का ध्यान रखना, 2000 है, वर्ष 2015 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया। और सम्मानित करने वाले कौन है? आप भाई राष्ट्रपति महामहिम नाम आप भली बात समझे प्रणब मुखर्जी साहब। अब इसके अलावा उन्हें बहुत सारे पुरस्कार मिले हुए हैं। 2011 में लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड में इनका नाम है ना, उस रिकॉर्ड उस बुक में दर्ज भी किया गया। फिर से कह रहा हूँ, वर्ष 2011 में लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स है ना, उसमें इनका नाम दर्ज किया गया साहब, इनका महेशराज सोनी का। अब इनके उपहारों की तो बहुत ज्यादा झड़ी लगी हुई है। कौन कौन से पटाख से बोल रहा हूँ, सुनते जाना। सबसे पहले 1984 में इन्हें राजस्थान का राज्य मास्टर क्राफ्ट मैन नामक पुरस्कार मिला था। और क्राफ्ट का मेन वही आपकी कला है, तो कहते हैं साहब इन्हें हस्तकला के लिए मास्टर का पुरस्कार मिला था 1984 में। 2008 में नेशनल मास्टर क्राफ्ट मैन पुरस्कार से सम्मानित किया था राष्ट्रपति मित्रों उसमें प्रतिभा पाटिल ने। तो आप राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित हो चुके हैं 2008 में राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल के द्वारा। 2011 में श्रीलंका सरकार द्वारा इंटरनेशनल हैंडीक्राफ्ट के लिए भी इन्हें पुरस्कार से सम्मानित किया गया, यानी अंतर्राष्ट्रीय जो हस्तकला है ना, इसके लिए सम्मानित हो चुके हैं महेशराज सोनी। 2011 में लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड में इनका नाम दर्ज हुआ है। 2012 में दक्षिण अफ्रीका सरकार द्वारा इंटरनेशनल क्राफ्ट मैन की उपाधि से नवाजा गया। और 2018 में हाल ही में, आज से मात्र 3 वर्ष पहले, हाल ही में 2018 में ब्रिटिश संसद द्वारा इन्हें भारत गौरव सम्मान से भी सम्मानित किया गया। तो हाल ही में सबसे निकट सम्मान पूछे ना, तो वर्ष 2018 में ब्रिटेन सरकार के द्वारा, कहते हैं साहब ब्रिटिश पार्लियामेंट में इन्हें भारत सम्मान गौरव पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। यानी अनेकों पुरस्कार पाने वाले महान कलाकार का नाम याद रखना मित्रों, कौन है? महेशराज सोनी। तो 2-4 नाम मैं फिर से बोल रहा हूँ। इस कलाकारी यानी थेवा कला की शुरुआत करने वाले थे मित्रों आज से 400 वर्ष पहले सामंत सिंह के काल में। उस समय प्रतापगढ़ के ठाकुर सामंत सिंह थे, तो सामंत सिंह के काल में नाथूजी सोनी ने शुरुआत की थी। अब देखिए, ये तो महेशराज सोनी है, इनके साथ ही साथ इसी सोनी परिवार से कहते हैं साहब रामलाल जी के पुत्र एक सोनी है गिरीशराज सोनी, वो भी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुए। तो अब आपके सामने एक सोनी और मिलेंगे, गिरीशराज सोनी। इनका जन्म हुआ था 5 सितंबर 1959 ईस्वी को। और गिरीशराज सोनी के हाथ में बड़ी सी प्लेट है जिस पर हरे रंग का कांच है और उस पर सोने की नक्काशी कर रखी है। आप गिरीशराज सोनी है। इन्हें 2001 ईस्वी में उपराष्ट्रपति डॉक्टर कृष्णकांत के हाथों से 3 अगस्त 2001 को 1999 के सिद्ध हस्तशिल्पी का राष्ट्रपति पुरस्कार मिला हुआ है ना। तो आप कह सकते हो साहब राष्ट्रपति पुरस्कार, बड़े बहुत सुना, राष्ट्रपति पुरस्कार से भी सम्मानित हो चुके हैं। किसके तौर पर है? 1999 के कह सकते साहब सिद्ध हस्तशिल्पी के तौर पर। तो कहते साहब बहुत बड़े शिल्पकार माने जाते हैं, और शिल्पकार वही थेवा कला के, तो इन्हें कह सकते साहब राष्ट्रपति पुरस्कार मिला हुआ है। और थेवा कला में दूसरा राष्ट्रपति पुरस्कार पाने वाले आप गिरीशराज सोनी है। पहला मिला था महेशराज सोनी को, और दूसरा राष्ट्रपति पुरस्कार वो मिला था गिरीशराज सोनी को। 1983 में गिरीश कह सकते साहब इनका विवाह और इनका विवाह हुआ था साहब, इनकी धर्मपत्नी का नाम है उषा। अब गौर से सुनना, जब मैंने आपको ऑफलाइन कभी पढ़ाया हो ना, तो आपको मैंने बताया होगा कि साहब थेवा कला की विशेषता रही थी कि इस थेवा कला के लिए केवल कलाकार इनके परिवार के पुरुष ही होते थे। और इन्होंने अपनी कला को इतना गुप्त रखा कि ये जब काम करते थे ना एक बंद कमरे में, उस समय कहते हैं साहब अपनी घर की महिलाओं को भी वहां आने की अनुमति देते नहीं थे। यानी इस राज सोनी परिवार ने इस थेवा कला की कलाकारी को अपने घर की महिलाओं को भी बताया नहीं था। लेकिन आप गिरीशराज सोनी और इनकी धर्मपत्नी उषा सोनी थोड़े से मॉडर्न जमाने के थे।
इन्होंने इस परंपरा को तोड़ा और पहली बार गृहराज सोनी ने अपनी धर्मपत्नी उषा को कहते हैं साहब पहली बार थेवा कला से परिचित करवाया था। तो थेवा कला की बारीकियां गृहराज सोनी ने पहली बार अपनी धर्मपत्नी अपनी लुगाई को सिखाया था साहब। उनका नाम है उषा सोनी। इससे पहले यार उषा जी से पहले इस सोनी परिवार के सोनी घराने में किसी भी महिला ने कभी थेवा कला ना तो सीखी, और सीखना तो बड़ी बात है, इनके घर वालों ने का साफ सिखाया तक नहीं था। लेकिन आप ऐसे घर वाले हैं जिन्होंने पहली बार कहते थे अपनी धर्मपत्नी को पास में बिठा के ये जितने भी कलाकारी उस कलाकारी का आराम से बारीकियों से परिचय करवाया और इतिहास बन गया साहब। पहली महिला चितेरी मानी जाएगी थेवा कला की, उषा सोनी मानी जाएगी। और ये आपके निकट आने वाले भविष्य में किसी प्रतियोगी परीक्षा का उठने वाला सवाल भी हो सकता है, होगा साहब। जिस प्रकार आप याद करो साहब, फड़ चित्रण के लिए इतने सालों बाद एक महिला प्रसिद्ध हुई, याद करो पार्वती जोशी। बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, याद करो श्रीलाल जोशी के परिवार से। उसी प्रकार ध्यान रखना, थेवा कला के लिए फिलहाल एक महिला प्रसिद्ध हो रही है, कौन है? उषा सोनी है। तो मित्रों ये जो थेवा कला है, जो शुरुआत मैंने कहा था सावन सिंह के काल में हुई थी, आज से 400 वर्ष पहले हुई थी, है ना। और शुरुआत नाथूजी सोनी की, और दो ऐसे इनके परिवार के नगीने हैं जिन्हें पहले नाम है महेशराज सोनी, दूसरे गिरीशराज सोनी है। तो 2 बार राष्ट्रपति पुरस्कार सम्मानित हुए। उसी प्रकार इनके परिवार से एक नहीं बल्कि 8 बार मिल ही चुका है, लेकिन वो तो राष्ट्रीय पुरस्कार थे। लेकिन विशेषकर बात ध्यान रखना, ये जो गिरीशराज सोनी है ना, इनसे पहले पद्मश्री एक को मिला, वो मिला मित्रों आपकी मिला था आपके महेशराज सोनी को। हाँ, लोग भाग्यशाली है कहीं कह रहे हैं। इसी प्रकार यहाँ पर आपके मेले, और मेले मित्रों कहाँ के बताओगे आप? प्रतापगढ़। तो प्रतापगढ़ जिले के प्रसिद्ध मेले देखना, यहाँ पर भौर माता का मेला छोटी सादरी चैत्र व आश्विन के नवरात्र में लगता है। गौतमेश्वर महादेव का मेला वैशाख पूर्णिमा से 2 दिन तक लगता है। दीपनाथ महादेव मेला, दीपेश्वर महादेव मेला कार्तिक पूर्णिमा को, और सीता माता का मेला लगता है ज्येष्ठ मास से। अब याद करो, सीता बाड़ी का मेला लगता है, याद करो साहब, केलवाड़ा 12 के अंदर। और वो मेला लगता कब? याद करो साहब, आपके ज्येष्ठ अमावस्या, दूसरा लगता है वैशाख अमावस्या। लेकिन मित्रों ध्यान रखना, वो तो वर्ष में 2 बार, ये वर्ष में एक बार वो कौन सी अमावस्या? ज्येष्ठ अमावस्या को है। परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें तो प्रतापगढ़ से बांसवाड़ा के मध्य का भूभाग 56 का मैदान कहलाता, बिल्कुल कहलाता, बहुत पहले बता रखा है। 1945 में अमृतलाल पाठक द्वारा प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना एवं 1936 ईस्वी में हरिजन सेवा समिति की स्थापना की गई, बिल्कुल की गई है। जो आप यहाँ के मुख्य क्रांतिकारी नाम याद रखना मित्रों, अमृतलाल पाठक का। सितारों वाला दुर्लभ जो कछुआ है वो 25 अप्रैल 2010 को वन कर्मियों को पारसोला में दिखने को मिला था। अब देखना मित्रों, यहाँ जिस पर स्टार की छपाई हो रखी है, तो स्टार प्रतापगढ़ जी। सितारों वाला दुर्लभ जो कछुआ है वो 25 अप्रैल 2010 का है। उल्लेखनीय है कि शिकार व तस्करी का कारण स्टार टोर्टाइज प्रजाति लुप्त होती जा रही है। उसी प्रकार देवगढ़ जो परियोजना है वो राज्य की दूसरी बड़ी पवन ऊर्जा परियोजना है, दूसरी बड़ी पवन ऊर्जा परियोजना है। सलीम शाही के यहाँ सिक्के प्रसिद्ध है प्रतापगढ़ के, बिल्कुल में। उदय विलास महल जो मैंने बताया था राजनिवास में, उसे उदय विलास भी कह सकते हो। तरल हींग का सर्वाधिक उत्पादन होता है। पोर्ट की बावड़ी बनी हुई है, घोटाड़ से अभिलेख बना हुआ है। और जानागढ़ का किला, इस किले का निर्माण मालवा के शहजादे जाना आलम ने करवाया था, जो पूर्ण रूप से ढह चुका है, पूर्ण रूप से नष्ट हो चुका है, केवल नाम बचा हुआ था। इस चैनल पर आए हुए तमाम प्रतियोगी परीक्षार्थी उज्जवल भविष्य की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी का दिन शुभ रहे। धन्यवाद, साधुवाद।